आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आप मेरे पीछे देखिए, ये बहुत सा एक बंजर इलाका है। इसके पीछे खेत ही खेत है और ये इस बात की अलामत है कि हमारा मुल्क आज भी कृषि प्रधान, यानी यहाँ पर ज़राअत जो है वो यहाँ का अहम पेशा है। किसान यहाँ का लोग उसे अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अगर अपनी फसलें ना उगाए और हमको वक्त के ऊपर अपनी पैदावार ना भेजे, जो मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हुई जब हम तक पहुंचती है, तो किसान को उसकी लागत का जो उसकी लागत तो होती है, जो उसका जो कुछ खर्च होता है उसकी ज़राअत पर, उसका एक बहुत ही मामूली सा अंश उसको मिल पाता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के किसान की हालत बहुत ख़राब रही। हमारा मुल्क किसानों का मुल्क है, मगर अफसोस कि जब इसकी प्लानिंग की गई सिंस 1947, जब हमारी आज़ादी हुई, तो किसान को हाशिए पर रखा गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरफ तवज्जो दी गई और इस मुल्क के किसान की बदहाली को दूर करने के लिए और ग्राम विकास के ऊपर और गांव की तरक्की के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब इतने दिनों से पिसते और आखिरकार जब किसानों की ज़मीनों को मौजूदा भारत सरकार ने, और ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जिसको आरएसएस चला रहा है, इसने जब ये तय कर लिया कि अब किसानों से उनकी ज़मीन, उनकी पैदावार सब कुछ उठा करके कुछ 2-4 पूंजीपतियों के तिजोरियों में बंद कर दिया जाएगा, तो किसानों को अपना होश आया और उन्होंने अपने आंदोलन को खड़ा किया। यह आंदोलन जब चला तो उस वक्त आप देखिए कि इस आंदोलन के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए। किसानों के ऊपर पहला और सबसे जो घिनौना इल्ज़ाम था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के आईटी सेल ने, आरएसएस के लोगों ने, और सबसे बढ़कर इनकी जो पालतू और गोदी मीडिया है उसने ये लगाया कि ये खालिस्तानी लोग हैं। उसकी वजह ये थी कि पंजाब से जो किसान आए थे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर धरना देने, उनमें बेशतर लोग सिख थे और उनकी ये पूरी कोशिश रही कि हरियाणा के जाट और पंजाब के सिखों का कोई इत्तेहाद न बन पाए, वरना अगर ये इत्तेहाद बन गया तो ये हमारे लिए मुसीबत होगी। लिहाजा जाट और सिख की बुनियाद पर नफरत फैलाने की जो कोशिश इनसे जितनी हो सकती थी वो की गई। ये खालिस्तानी लोग हैं। उसके बाद कहा कि ये आतंकवादी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं। ये यहाँ तक कि इनके बड़े बड़े वजीरों ने ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो इंतहाई घटिया और फूहड़ थी। मसलन एक मोहतरमा है वजीर उनकी मोदी सरकार में, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के ताल्लुक से कोई सवाल, तो उन्होंने कहा आप इन्हें किसान कहते हैं? वो किसान नहीं, वो मवाली। अब मवाली शब्द का जो अर्थ है वो आप महाराष्ट्र में जाके अगर आप किसी को मवाली कह दें तो वो आपकी बड़ी बुरी तरह से पिटाई कर देगा, क्योंकि मवाली वहाँ पे एक गाली है और समाज का बहुत गिरे हुए तबके का फर्ज समझा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आप देखिए कि हर तरह की ताकत आजमा ली गई, इस आंदोलन को फेल करने के लिए जी जान से अपना सब जोर लगा लिया गया, लेकिन जब उसके बावजूद ये किसान आंदोलन कामयाब रहा, अपनी मंजिलें तय करता रहा कामयाबी की, तो इन्होंने ये देख लिया कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ रहा है और 2024 का हमारे सामने पार्लियामेंट का चुनाव है, और इन्हें ये भी महसूस हो गया न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब 4-5 रियासतों का जो चुनाव है, ये चुनाव जो है वो हमें अगर जीतना है तो हम किसानों से पंगा लेकर के ये चुनाव नहीं जीत सकते। नतीजे के तौर पर एक हमारे पास जो 56 इंच का जो सीने वाला जो गप्पा है, वो आकर के 5-6 बार पब्लिकली हो चुका है। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा कि वो 5-6 बार आकर के
ड्रामेबाजी करके नकली आंसू बहा चुका हो। याद होगा आपको सब कि जब नोटबंदी हुई थी तब ये रोने लगा, और जिस वक्त ये अभी ऑक्सीजन सिलेंडर से न मिलने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से जब हजारों लोगों की जान चली गई तब ये टीवी पे आया और टिस्वे बहाने लगा। और इसके टिस्वे जब बहते हैं तो जहाँ की गोदी मीडिया कहती है वाह वाह क्या ये महान व्यक्ति है, और क्या हालांकि ये बेहया है। सच तो ये है कि ये बेहया ही है, इस तरह से आकर के रोना, अपनी नाकामी का खुले दिल से इतराफ़ करना। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगी तो उसमें भी क्या अजीब व गरीब लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया, यानी कि दिए की तरह प्रकाशमान सत्य को हम कुछ किसान भाइयों नहीं समझा, कुछ किसान भाई अरे आज भी ये समझ रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ चंद किसानों का। बहरहाल इस बीच में लखीमपुर कांड हुआ जिसमें बाकायदा किसानों को मारने और कत्ल करने की साजिश, जैसा कि SIT की रिपोर्ट भी आ गई है। ये अलग बात है कि बेहया इसका वजीर जो है वो बेगैरत और बेशर्म, जिसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था शर्म से, वो सवाल पूछने पर अखबार वालों को पिटाई कर रहा है। ये गुंडे हैं, मवाली हैं ये खुद, और दूसरों को ये गुंडा और मवाली कह रहे हैं। बहरहाल किसान आंदोलन, अच्छा बॉर्डर पर हमारे दुखी रख नुमाइंदे अतीक अजीज मौजूद थे, मुझे भी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने किसानों से बात की और सब जितने भी हमारे पत्रकार बरादरी के लोग थे, जिसमें हमारे सबसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, वो भी उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या बात थी कि आप लोग कहने लगे हमने ये तय कर लिया था या तो हम मरेंगे या तो हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी या फिर हम अपनी मांग लेकर के जाएंगे। और फिर उन्होंने खुले दिल से ये भी एतराफ़ किया कि अगर शाहीन बाग का आंदोलन न खड़ा हुआ होता तो शायद हमें इतनी ताकत और इतनी तहरीक और इतना बल न मिलता जितना कि शाहीन बाग के आंदोलन ने हमें दिया, क्योंकि शाहीन बाग के आंदोलन को औरतों ने शुरू किया था और हमारे घर की औरतों को भी उसी दिल से ये जज्बा दिल में था। वो शाहीन बाग के आंदोलन में उनमें से बहुत सी औरतें खुद भी शरीक थी, आई थी, और उन्होंने गांव के लोग औरतों को प्रेरित किया, उनको तरगीब दी, और वो सब आकर के किसान आंदोलन के जितने भी 4-5 बॉर्डर थे उन सब पर आकर के उन्होंने भीड़ लगा दी। आप तो जानते हैं कि जब औरतें कुछ करने पर उतर आएँ तो फिर एक मरतबा फरिश्ते भी अल्लाह मियाँ से उनकी सिफारिश करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद अब ये बात हमें ये तय करना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो जमहूरियत बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ के आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों की तरह काम कर रहे थे, RSS के लोगों की तरह काम कर रहे थे, ये अब इनके होश ठिकाने आएंगे और ये नई सरकार के आने वाले वक्त का ये तेवर समझें। जिन अफसरों ने इस वक्त इस RSS के वर्कर की तरह काम किया है, आने वाली सरकार में उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात ये कि ये सब तो था, गोड़ में एक खाज और पैदा हो गई कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब बिकने की नौबत आई और बाकी तमाम बैंकों के बिकने की नौबत आई तो बैंक कर्मी भी सड़क पर आ गए हैं। 10 लाख बैंक कर्मी आ गए हैं। ये बैंक कर्मी वो दरमियानी तबका है, वो मिडिल क्लास है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। 2014 में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक की जिस ब्रांच में मेरा खाता था मैं वहाँ पे गया था और रिजल्ट आए थे तो वहाँ के स्टाफ ने वहाँ बैंक में मिठाइयाँ बांटी थी, मेरी तरफ भी लड्डू बढ़ाया गया। अब वही लड्डू उनके मुंह में जहर भर करके जब इस सरकार ने ठूसा है तो अब वो भी सड़क पर आ गए। बहरहाल ये जितने आंदोलन हैं इनको हम सबको तहे दिल से सपोर्ट करना है और बताना है कि ये मुल्क अब या इसकी जमहूरियत और इसके तमाम जमहूरी अक़दारों को, इनके इदारों को, इसके कानून को, इसके पार्लियामेंट को आसानी के साथ न तो बदला जा सकता है न ख़रीदा जा सकता है।
जमहूरियत, लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी हमारी जब तक कायम है तब तक आप समझिए हमें एक वक्त की रोटी भी न मिले, मगर हमें अपनी बात कहने का और अदालतों के ज़रिए इंसाफ मिलने का मौका हर हाल में मिलना चाहिए। और अब ऐसी उम्मीद लगती है कि 2022 में ये मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की वो घुटनों पर आएगी और 2024 में मोदी जी को भी झोला उठा करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा।